आद्या मृत्युंजय अब दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा हो गया था जिसमें न तो खुलकर इनकार था न खुलकर इकरार था। मृत्युंजय अब किसी भी हाल में सच तक पहुंचना चाहता था, सो वो अब उस दिन के बाद अपने सारे एफर्ट लगाकर सच को खोज रहा था। वही आद्या से उस दिन के बाद कुछ लोग खफा हो गए थे तो कुछ करीब आ गए थे। मीरा और दादी हमेशा आद्या को खुश देखना चाहती थी, इसलिए उन लोगों ने अपनी तरफ से आद्या को उस बात को बुलाने के लिए कहा। मृत्युंजय के कजिन और उसके खुद का भाई उसकी ओर हेल्प कर रहे थे। आद्या और मृत्युंजय उस दिन बेशक तन से एक हो गए थे, किंतु मृत्युंजय के मन की जो झिझक और झुझलाहट अभी भी उसे आद्या से दूर ही रखती। आद्या सच जानने के बाद वो भी अपनी तरफ से मृत्युंजय से दूरी ही बनाकर चलती थी। वो भी कहीं न कहीं मृत्युंजय की नफरत का कारण जानकर समझ नहीं पा रही थी कि वो आगे बढ़े या जहाँ है वहीं रहे। खैर, सब चीजें चल रही थी अपने हिसाब से। एक दिन आद्या अपनी कॉलेज में स्वाति के साथ क्लास लेने के बाद कैंटीन में बैठी थी, तभी स्वाति ने उससे पूछा कि आजकल वो इतनी शांत क्यों रहती है और मृत्युंजय के बारे में भी कुछ नहीं कहती। आद्या स्वाति के सवाल पे हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, यार खुद नहीं समझ पाती तो तुझे क्या बताऊं। फिर सामने देखते हुए बोली, जीवन में अचानक से इतने मोड़ आए हैं कि समझ नहीं आता हंसू या रो। आद्या ये बोलते टाइम सामने ही देख रही थी, उसके चेहरे पे बिल्कुल भी किसी तरह के भाव नहीं थे। स्वाति आद्या के भावहीन चेहरे को देखकर बोली, आदू क्या हुआ, सब ठीक है ना? तू इस तरह क्यों बोल रही है? मुझे लगा उस रात के बाद तू जीजू के साथ अपने रिश्ते को सुधार रही होगी, लेकिन तुझे देखकर तो कुछ और ही फील हो रहा है। आद्या व्यंग से दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, उस रात ने ही तो मेरा सच मेरे सामने रख दिया, वरना मैं तो जान ही नहीं पाती कि आखिर क्यों मृत्युंजय मुझसे इतनी नफरत करते हैं। और उसके बाद आद्या बिना रुके एक एक चीज स्वाति को बताने लगी। सच सुनने के बाद स्वाति की त्योरियां चढ़ गई थी। पाउटिंग स्माइल विद हॉर्न्स। स्वाति बोली, यार वो कामिना जॉय और वो मयंक को तुझे गलत साबित कर गए, और वो मयंक तो खुद मिस्ट्री बनकर दुनिया छोड़ गया, लेकिन ये जॉय ये कहाँ गायब हो गया? स्वाति ने गुस्से में कहा। आद्या स्वाति के चेहरे को देख के बोली, हमको कैसे भी करके कहीं से भी उस जॉय का पता लगाना होगा। अब वो ही ये बता सकता है कि उसने मुझे क्यों मृत्युंजय के आगे गलत साबित किया और वो झूठे सबूत क्यों पेश किए। स्वाति बोली, लेकिन यार वो तो खुद इतना पैसे वाला है, कहीं भी जाकर छुप गया होगा, हम लोग कहाँ से ढूंढेंगे उसको? मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, घर वाले घर खर्च देते हैं, वो भी ऑटो के किराए में चले जाते हैं। स्वाति ने जानबूझकर मुंह बनाकर कहा। आद्या उसके चेहरे को हल्का सा देखकर बोली, तेरी नौटंकी बंद कर। पैसे मेरे पास से देंगे और जितने भी हमारे पहचान वाले हैं सभी से उस जॉय के बारे में पता करेंगे। बात मृत्युंजय की नहीं रही। अब घर के आधे लोग मुझे मयंक की हत्या की वजह मानते हैं, इसलिए अब सच तक जाने के लिए कुछ भी करूंगी। स्वाति उसको देख बोली, तू जीजू से पैसे ले लेना ये सही है। नहीं, मैं ना तो मृत्युंजय से पैसे लूंगी और ना ही उसको पता लगने दूंगी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मैंने मृत्युंजय की नजरों में खुद के लिए प्यार भी देखा है और नफरत भी। उसके दोनों फेज देखने के बाद समझ आया कि दोष उसका नहीं था, बस हालातों ने उसे मेरे साथ ऐसा करने को मजबूर कर दिया था। तो मैं उससे किसी तरह का कोई शिकवा भी नहीं रखती, लेकिन अब मैं मृत्युंजय को और नहीं घुटने दूंगी। मैं सच तक पहुंचकर रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए, और इन सब में तू मेरा साथ देगी ना? आद्या ने स्वाति का हाथ अपने हाथों में लेके कहा। स्वाति पूरे कॉन्फिडेंस के सारी बोली, मरते दम तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। फिर अचानक से स्वाति बोली, लेकिन यार तू पैसे देगी कहाँ से इन सब चीजों के लिए? आद्या बोली, सॉरी यार, एक बार फिर गलत करने जा रही हूँ, पर इस बार तू मेरे साथ है तो कुछ भी गलत नहीं होगा, और सच जानने के बाद मृत्युंजय भी मुझसे नाराज नहीं होंगे। एक मिनट, गलत मतलब तू फिर कोई कांड करने की तो नहीं सोच रही? स्वाति ने आंखें छोटी करके आद्या को घूर कर कहा। आद्या बोली, यार मृत्युंजय ने बेशक मेरे नाम अपनी आधी प्रॉपर्टी कर दी हो, लेकिन जब तक मैं सच्चे मन से उसकी पत्नी नहीं बन जाती और हमारे बीच की ये दीवार नहीं मिट जाती, तब तक मैं उसका का पैसा अपने काम के लिए खर्च नहीं करूंगी। पर मुझे जो गिफ्ट मिले हैं शादी में, उनको मैं काम लूंगी। मुझे शादी में दादी माँ ने कुछ गहने दिए और कहा कि वो मेरे ही है और हमेशा अपने पास रखूं। लेकिन अभी मुझे उन गहनों से ज्यादा अपने रिश्ते के लिए जो ठीक लग रहा है वो करूंगी।
उन गहनों को कुछ टाइम के लिए अपने काम लेना होगा, अब उनसे ही मेरी हेल्प होगी, आद्या बिना किसी भाव के बोली। लेकिन यार हम ये करेंगे कैसे? कुछ नहीं, बस कल कॉलेज के बाद मेरे साथ कहीं चलना, बस वहीं से हम सब करेंगे, और अब बहुत देर हो गई कॉलेज छूटे हुए, हम घर चलते हैं, कल मिलते हैं। ऐसा कह के दोनों फ्रेंड वहां से अपने अपने रास्ते निकल ली। हालांकि स्वाति आद्या के साथ ही उसकी गाड़ी से अपने घर जाती थी, उसके बाद आद्या राठौर हाउस में आती थी। दूसरी तरफ मृत्युंजय, वो अब आद्या का सामना तभी करना चाहता था जब वो पूरा सच जान ले, और उसके लिए वो अपने काम से ज्यादा उस सत्य को जानने में निकाल रहा था। रात के 10 बजे मृत्युंजय आया। आद्या अभी जाग रही थी, वो बस कल के लिए सोच रही थी। एक बार फिर उसे मृत्युंजय से झूठ जो बोलना था, इसलिए वो मन ही मन परेशान हो रही थी। तभी उसके कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज पड़ी। आद्या समझ गई थी कि ये मृत्युंजय की गाड़ी है, क्योंकि बाकी सब लोग आ चुके थे घर में। आवाज सुनते ही आद्या बालकनी से निकलकर रूम से बाहर आकर एंट्रेंस गेट के पास आ गई। डोरबेल बजती उससे पहले ही आद्या ने गेट खोल दिया। आधा को सामने देख मृत्युंजय अंदर आते हुए बोला, तुम सोई क्यों नहीं? अभी तक मैंने बोला था न, मुझे आने में देर हो जाएगी। आद्या उसकी बात पे कुछ न बोली, बस हल्के से मुस्कुरा कर बोली, तुम चेंज करके आओ, मैं खाना लगाती हूँ। मृत्युंजय बिना कुछ बोले वहां से रूम में आ गया था। बेशक उसने आद्या को कुछ बोला नहीं, लेकिन आज आद्या को सामने देखकर उसे कितनी खुशी हुई ये वो शो नहीं कर पा रहा था। बचपना में यही तो मृत्युंजय अपनी माँ से बोलता था कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरे आने से पहले मेरी आहट को पहचान के मुझे सामने गेट पे खड़ी मिले। तो आज आद्या को सामने देख उसे कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगा, लेकिन बचपन से भरे गुस्से और नफरत की वजह से उसने अपनी खुशी को चेहरे पे आने से रोक दिया और जल्दी चेंज करके नीचे डाइनिंग हॉल में आ गया, जहां आद्या पहले से ही उसका वेट कर रही थी। मृत्युंजय ने आकर अपनी चेयर पे जगह ली और बिना आद्या से नजर मिलाए वहां बैठ गया। दोनों साथ खाना खाने लगे। चारों तरफ शांत माहौल था, दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। खाने के बाद रूम में आने के बाद मृत्युंजय ने आद्या से बात किए बगैर अपना बिस्तर पकड़ा और चुपचाप उस पर लेट गया। आद्या भी उसको एक नजर देखकर फिर अपनी साइड के किनारे पे सो गई। मृत्युंजय ने सोते सोते कहा, मेरा इंतजार मत किया करो, खाना खा लिया करो, इतनी भूखी मत रहा करो, वैसे ही बहुत पहलवान हो, भूखे रहकर और पहलवान मत बनो। आद्या ने मृत्युंजय की बात सुनी तो उसके लबों पे हल्की मुस्कान खिल गई। वो बिना कुछ बोले अपने साथ वाली लाइट बंद करके चुपचाप लेट गई। दोनों लेट तो गए थे, पर नींद किसी को नहीं आ रही थी, या फिर ये कह लो कि दोनों को से दूजे की करीबी की आदत हो गई थी, इसलिए दूरी बनाकर दोनों को नींद नहीं आ रही थी। काफी देर दोनों सीलिंग को देखते रहे, फिर मृत्युंजय ने गहरी सांस लेके आद्या को अपनी ओर खींच लिया था। आद्या इस रिएक्ट के लिए तैयार नहीं थी, तो अचानक खींचने से वो सीधा मृत्युंजय के सीने से जाकर लगी और कुछ कहने के लिए अपने लबों को खोलती उससे पहले ही उसे अपने लबों पे सख्त किंतु प्यार भरे छुआ का एहसास हुआ। बढ़ता दिल फायर चुंबन का चिन्ह। आद्या मृत्युंजय की छुअन से सिमटकर उसके सीने में छुपने लगी। चुंबन का चिन्ह फायर। मृत्युंजय ने काफी देर तक आद्या के लबों को गहराई से छुआ, उसके बाद अपने सिर को आद्या के गर्दन में छुपा लिया और आद्या को अपनी बाहों में समेट लिया। आद्या भी मृत्युंजय के सीने से चिपका कर सुकून से सो गई। अगले दिन आद्या जल्दी ही कॉलेज चली गई थी, क्योंकि आज उसे मृत्युंजय से नजर मिलाने